नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से मां को गाली देने और अपमानित करने को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि इज्जत पर वार सहन नहीं करेंगे। इस पर आरजेडी ने नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। मां को गाली अब नहीं करेंगे बर्दाश्त। जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। इज्जत पर वार सहन नहीं, एकदम नहीं। मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माई के स्थान देवता पितर के समान। माई के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला। मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया। दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। इस पर पीएम मोदी का दर्द मंगलवार को छलका। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से मां के अपमान पर पीएम मोदी ने दुख जताया। कहा, ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, बल्कि ये देश की मां बहन बेटियों का अपमान है। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। प्रधानमंत्री मोदी अपनी स्वर्गवासी मां हीराबेन का जिक्र करते हुए भावुक हो गए। पीएम ने कहा, मां ही हमारा संसार होती है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के मंच से मां को लेकर जो कहा गया उसकी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहनी से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री की पीड़ा पर बिहार में खूब सियासत हो रही है। आरजेडी ने झूठा नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने आरजेडी और कांग्रेस के चाल चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। जिस मंचों पर कोई गया नहीं, मिथ्या एक नैरेटिव एस्टैब्लिश कर करके आप चाहते हैं कि किसी पर हम आरोप लगाएं। जिस पीड़ा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, हम लोग भी उस पीड़ा को एहसास कर सकते हैं कि कोई सार्वजनिक जीवन में जिनकी मां की मृत्यु हो गई हो, उनको इस तरह का गाली कोई राजनीतिक संगठन दे, इससे बड़ा दुर्भाग्य या लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाली घटना दूसरी नहीं हो सकती। और ये केवल पोलराइजेशन पर जीना चाहते हैं। MY समीकरण पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुसलमानों से गाली दिलवाया, मां बहन लगा करके। ये पोलराइजेशन नहीं है तो और क्या है। बचपन याद कर पीएम मोदी ने राहुल तेजस्वी पर भी निशाना साधा। कहा, मेरी मां ने गरीबी देखी है। जबकि दोनों युवराज सोने चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। पीएम की मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, पर फिर भी इस पर सियासत हो रही है। देखना होगा ये विवाद कहां जाकर थमता है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं पीएम मोदी जब गोलीकांड पर बोल रहे थे और अपनी मां को याद कर रहे थे तो वो भावुक हो गए। तब पटना में उन्हें सुन रहे बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी काफी भावुक हो गए। उनके आंखों से आंसू छलक पड़े और वो गमछे से आंसू पोंछकर छिपाने की कोशिश करते हुए देखे गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां को गाली दी गई और इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। बिहार की धरती इस बात से शर्मसार है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी ने कभी प्रधानमंत्री बनने का कोई सुख नहीं भोगा। उनकी मां कभी दिल्ली नहीं आई और उस माता को मोदी को दिखाने के लिए एंकर जो स्वर्गवासी हो चुके हैं उनको भद्दी भद्दी गंदी गाली राजद और कांग्रेस के मंच से बका गया। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। बिहार के धरती को शर्मसार करने का काम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने करवाया है। अगर आज भी उसको सुबुद्धि आ रहा है तो सोचे कि एक मां कैसे बाल बच्चे को पालकर 9 महीना पेट में रख करके और उस मां को गाली बकवा रहे हो। उस मां के प्रति गंदी गंदी भद्दी भद्दी गाली हो। आज पूरा असह, इसीलिए मेरे आंख भी नम हो गए, मेरे आंख में भी आंसू आ गए। देखिए, जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा कि पीएम मोदी को गाली देकर लोकतंत्र को शर्मसार किया गया। जिस तरीके से पीएम मोदी की दिवंगत मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, उसे हर किसी को पीड़ा हुई है। बिहार की जनता इसका जवाब भी देगी। पीएम मोदी के अपमान से हर किसी को पीड़ा है और समय आने पर बिहार की जनता इसका जवाब देगी। संजय झा का ये बयान आपको बता रहे हैं। भाषा का प्रयोग किया गया है, इससे ज़्यादा सर्वनाक नहीं कुछ हो सकता है। नीचता की पराकाष्ठा है ये। किसी भी लोकतंत्र में, राजनीति में इस तरह की भाषा को तो कहीं कोई जगह नहीं है। पूरे देश और बिहार सब लोगों के लिए ये दुखद है कि ऐसे प्रधानमंत्री, लोग जानते हैं, हम लोग भी जो प्रधानमंत्री जी को सुने हैं, जितने कष्ट और दिक्कत से उनकी माताजी ने उनको बढ़ाया जीवन में और वो कहाँ से कहाँ तक गए, इससे बड़ा उनको प्रति तो लोगों का कितना सम्मान है उसमें। या किसी के भी, सबके लिए माँ सबसे बड़ा प्राइड होता है। और वहीं एनडीए ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया। एनडीए की तरफ से कहा गया कि 4 सितंबर को हम बिहार बंद करेंगे। एनडीए की महिला मोर्चा ने 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है। एनडीए के सभी घटक दल बिहार बंद के तहत इसका विरोध भी करेंगे। एनडीए ने प्रधानमंत्री मोदी के अपमान के विरोध में आम लोगों से भी शामिल होने की अपील की। पटना में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी घटक दलों ने इस बंद की घोषणा की है और उन्होंने आम जनता से भी अपील की है। एनडीए घटक दल के महिला मोर्चा ने फैसला लिया है कि 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है और ये बंद सभी लोग को आह्वान किया गया है कि इस शर्मसार घटना से जो बिहार अपमानित हुआ है, कलंकित हुआ है, तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। जो मां बहन के अपमान को बदला लेगी, इसको छोड़ेगी नहीं। इसके लिए हमारे एनडीए घटक दल के तमाम जो हमारा महिला सेल है, महिला सेल ने 4 तारीख को बिहार बंद करने का जो है, एक बेरा जो है फर्स्ट टाइम बंद करने का ऐलान किया है। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विवादित बयान सामने आया है। राहुल तेजस्वी को लेकर विवादित बयान दिया। पीएम के अपमान को लेकर निशाना साधा गया। राहुल के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर भी वार किया है। पीएम के अपमान को लेकर निशाना साधा गया और आपको बता दें कि राहुल तेजस्वी को लेकर विवादित बयान, पीएम के अपमान को लेकर निशाना साधा। राज्य के और भ्रष्टाचारियों के युवराज हैं और देश में पूरी तरह से संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति संवैधानिक संस्था को जिस तरह से अपमानित करना, जिस तरह से उसके बारे में नकारात्मक वातावरण बनाना, ये इससे मानसिकता के लोग इंसान नहीं, ये जंगली जानवर हैं और जंगली जानवर को खुला छोड़ना कतई उचित नहीं है। ये संविधान को लेके चलता है, लेकिन संविधान विरोधी लोग हैं। ये व्यक्ति एकदम बुतर खेलौर कर रहे हैं, जोकर हैं, जोकड़े कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए दरभंगा से आपको बड़ी खबर दे, जहां प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां को गाली देने पर जीविका दीदियों में गुस्सा दिखाई दिया। दरभंगा में जीविका दीदियों ने कहा कि किसी की मां को गाली देना कहीं से भी उचित नहीं। पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, लगातार काम कर रहे हैं
आरजेडी कांग्रेस के नेताओं का गांव में विरोध करेंगे और उन्हें दरवाजे तक नहीं आने देंगे। माँ का गाली नहीं देना चाहिए, वो माँ से नहीं पैदा लिया है, वो और कहीं से ऊपर से लटक कर आए हैं। माँ का तो विरोध होना ही चाहिए। आज सुने प्रधानमंत्री ने क्या? हाँ बोले हैं, वो उनको माँ का गाली दिया, पूरा देश को गाली दिए हैं, सभी माता और बहनों को गाली दिए हैं। क्यों दिए हैं? इतना से आगे बढ़ा दिया मोदी जी, गाली देना जरूरी है, बेटी रोटी करना जरूरी है ना। काहे दे रहा है वो? वही ना काहे दे रहा सजा, वो है ना जानेगा, माफी ना मांगेगा, वो माफी नहीं मांगता है। हम लोग को तो उतना जानकारी नहीं था कि मोदी जी को माँ को गाली दिया गया। जब ये जानकारी हुआ तो हम लोग को भी खून खौल रहा है, हम लोग को भी बहुत बुरा लगा। इसका जवाब थप्पड़ से मिलेगा, जवाब से मिलेगा, बात से मिलेगा इसका जवाब। और देखिए, चुनाव से पहले जीविका दीदियों को प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश ने बड़ी सौगात दी है। जीविका बैंक का शुभारंभ कर डीबीटी के जरिए पीएम ने बैंक खातों में 105 करोड़ रुपए भेजे। जीविका निधि से अब व्यापार के लिए जीविका दीदियों को कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज मंगलवार के दिन बहुत मंगल काम की शुरुआत हो रही है। चुनावी साल में पीएम मोदी ने मंगलवार को मंगल काम किया और जीविका दीदी के कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीविका दीदियों को संबोधित किया। उनके बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किया। पीएम ने कहा, इन पैसों से जीविका दीदियों को एक मजबूत आर्थिक आधार मिलेगा। गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा। जिस नए सहकारी संगठन की सौगात प्रधानमंत्री ने दी, उससे आजीविका कार्यक्रम यानी जीविका से जुड़ी बिहार की लाखों करोड़ों महिलाओं को सस्ते दर पर लोन उपलब्ध कराए जाएंगे। गांव की जो महिलाएं जीविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़कर उद्यमी बन चुकी हैं, छोटे व्यवसाय और नई उत्पादन इकाई शुरू करने में उन्हें काफी मदद मिलेगी। जीविका दीदी जो लंबे समय से माइक्रो फाइनेंस संस्थानों पर निर्भर थी, उन्हें 18 से 24% के महंगे दर पर लोन मिलता था। अब एनडीए सरकार ने बड़ी राहत दी है। जीविका निधि से महिलाओं को कम ब्याज दरों पर बड़े लोन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि महंगे लोन पर जीविका दीदी की निर्भरता कम हो सके। 105,000 रुपए की राशि जीविका निधि के बैंक खाते में आज भेजी जा रही है और खुशी की बात है कि इसके लिए आगे केंद्र सरकार भी 110 करोड़ रुपए की सहायता देगी। नीतीश सरकार ने इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। जीविका निधि की पूरी प्रणाली डिजिटल रूप से संचालित होगी, जिसके कारण तेज और पारदर्शी तरीके से लेन देन की सुविधा होगी। पीएम ने चुनावी साल में ये भी वादा किया है कि माता, बहन और बेटियों को अवसर देने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं अररिया में भी मुस्लिम जीविका दीदियों ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं ने बताया कि पीएम के इस तोहफे से उन्हें अब किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हम लोग को यही बदलाव आएगा कि जैसे कि हम लोन लेके अपना अकाउंट में रखेंगे, अपने हाथ से निकाल के कोई रोजगार करेंगे। बहुत चीज का बदलाव होगा, सहता होगा जीवन में। माँ बाप है पूरी, तो हम योजना की तरफ से हम उसको देखभाल कर सकते हैं। इस जीविका निधि और जीविका को अपना बैंक का उद्घाटन करने के लिए हम जीविका दीदी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। पहले हम दीदी अपना घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकल पाते थे, अपना पिता और पुत्र के मोहताज रहते थे। सरकार के द्वारा जो जीविका चलाया गया है, इससे हम ऋण लेकर के अपना छोटा हो या बड़ा रोजगार करके अपने बच्चों को खुद से पालन पोषण कर सकते हैं। और वहीं पूर्णिया में भी जीविका दीदियों ने कहा कि बिहार सरकार और भारत सरकार लगातार उन लोगों के लिए काफी काम कर रही है।
आज फिर प्रधानमंत्री ने एक नई योजना की शुरुआत की। उन लोगों के खाते में रुपए भेजे गए। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पूर्णिया की इस धरती से मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज पूरे देश और खासकर बिहार में जो जीविका समूह है, उस समूह को उन्होंने जीविका बैंक देने का काम किया है और जीविका बैंक में उन्होंने 1005 का जो उन्होंने राशि भी ट्रांसफ़र आज के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करके बिहार की जीविका दीदियों को सौगात देने का काम किया है। उसको धन्यवाद देंगे। हम लोग को जो अभी जो स्वयं 10,000 रुपया देंगे तो हम लोग आगे बढ़ने के लिए कोई दुकान करेंगे, चाहे खरीद बिक्री करेंगे या खेती बाड़ी करेंगे, उससे जो हम लोग को लाभ मिलेगा और सरकार को आगे हम करके फिर पैसा देगा तो हम उससे अगला काम करेंगे। बहुत बढ़िया ये चीज़ सौगात तो दिए, तो जो कि जीविका बैंक जो बन रही है हम लोग को बहुत फायदा होगा। ऐसे भी हम लोग जीविका में समूह में जुड़ने से तो पहले तो घर से नहीं बाहर होते थे, समूह होने के कारण जो है हम लोग अब घर से बाहर निकलते हैं और अच्छा बिजनेस हम लोग करते हैं। CRP में भी हम लोग को बाहर भेजा गया, उसमें भी अच्छा खासा हम लोग पैसा कमाए, जिससे कि हम अपना घर बनाए हैं आमदनी से। और बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, जब ये सवाल किया गया तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिसे बहुमत मिलेगा उसका मुख्यमंत्री बनेगा। अब उनके बयान पर बयानबाजी तेज हो गई है। सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। वोटर अधिकार यात्रा के समय तेजस्वी यादव की उम्मीदवारी के सवाल पर दिया गया राहुल गांधी का ये बयान तो आपको याद ही होगा। वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर कांग्रेस का गोलमोल जवाब वाला रवैया अब भी जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री उस पार्टी का बनेगा जिसे बहुमत मिलेगा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा अगर हम लोग तय कर देंगे तो आप लोग क्या करेंगे? राहुल गांधी की तरह ही दिग्विजय सिंह के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। LJP-RV के नेता विनीत सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी ने तेजस्वी की फजीहत करा दी है। कांग्रेस ने हाल फिलहाल के दिनों में राजद की फजीहत करने की ठान रखी है। तो दूसरी तरफ RJD नेता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि तेजस्वी ही चेहरा है, किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। श्री तेजस्वी यादव जी महागठबंधन इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा 2020 में भी थे, 2025 में भी हैं। जबकि JDU और BJP के नेता तंज कसते हुए कहते हैं कि बिहार में CM की कोई वैकेंसी नहीं है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से काम नहीं चलेगा। उनको जो है ये पता नहीं है कि बिहार में मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है। जब वैकेंसी ही नहीं है तो महागठबंधन में किसी भी दल को बहुमत आने का सवाल ही नहीं है। ये सच है कि जिस पार्टी को बहुमत, मुख्यमंत्री उसी का होता है। लेकिन तेजस्वी की दावेदारी पर राहुल गांधी ने जिस ढंग से गोलमोल जवाब दिया, उसके बाद CM फेस पर दिया गया कोई भी बयान सियासी बयानबाजी खड़ा कर ही देता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर नीतीश सरकार ने बिहार के कई जिलों को सेहत वाली सौगात दे दी है। कैबिनेट की बैठक में 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण को स्वीकृति मिल चुकी है। किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय और शेखपुरा में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनेगा। इसके साथ ही मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाकर 27,000 रुपए किया गया। कैबिनेट की बैठक में कुल 49 एजेंडे पर मुहर लगी, जिसमें बिहार खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के नवनिर्मित +2 आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक 1800 पदों पर बहाली को भी हरी झंडी कैबिनेट ने दी है। कुल मानदेय वर्तमान में 16,540 था, जो अब वृद्धि के बाद 19,675 हो जा रहा है।
प्रखंड लेखापाल का 21,183 था, जो अब 25,229 हो जाएगा। ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का 26,252 था, जो अब 30,502 हो जाएगा। और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी का 1,07,220 था, जो अब 1,16,742 हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में कैबिनेट ने 49 एजेंडों पर अपनी स्वीकृति दी है। कई महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जिसमें पद सृजन से सभी संबंधित एजेंडे हैं। इसके अलावा कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिस पर सरकार ने अपनी मुहर लगाई है। एक महत्वपूर्ण एजेंडा है मानदेय में बढ़ोतरी का, और पंचायती राज विभाग में अब जो नियोजित तकनीकी सहायक होंगे उनका मानदेय 27,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा जो लेखापाल से IT सहायक होंगे उनका मानदेय अब जो पहले 20,000 था उसको बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य में जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनमें जो पहले से जो इंटर्नशिप कर रहे थे उनकी इंटर्न्स की राशि जो है वो बढ़ा दी गई है। इंटर्नशिप राशि बढ़ाकर अब जो राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के स्टूडेंट होंगे उनको 20,000 की जगह अब 27,000, पटना डेंटल कॉलेज के इंटर्न्स को 20,000 की जगह 27,000, आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथी के जो इंटर्न्स होंगे उनको 20,000 की जगह 27,000 रुपये मिलेंगे, जबकि विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक के इंटर्न्स को 27,000 रुपये मिलेंगे। फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के इंटर्न्स को अब 15,000 की जगह 20,000 रुपये मिलेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। इसके अलावा जो होमगार्ड के जवान हैं उनके भी दैनिक राशि जो दैनिक भत्ता है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। आतंकवाद निरोधी दस्ता में कार्यरत सभी पुलिसकर्मियों को मील वेतन का 30% हर महीने जोखिम भत्ता देने पर भी सरकार ने अपनी सहमति जताई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में 10+2 तक के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक के कुल 1800 पदों पर सरकार ने आज अपनी सहमति जताई है। तो कई महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जिस पर नीतीश कैबिनेट ने आज आखिरकार अपनी मुहर लगा दी है, और निश्चित तौर पर इसका अंतिम उद्देश्य जो है राज्य की जनता को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं नीतीश कैबिनेट ने आज एक और बड़ा फैसला किया। ग्राम कचहरी सचिव के मानदेय में 3,000 की बढ़ोतरी की मंजूरी दी। हालांकि बिहार सरकार के इस फैसले पर ग्राम कचहरी सचिव संघ ने नाराजगी जताई है। संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने कहा कि अगर सरकार हम लोगों के मानदेय को संविदा कर्मियों की तरह 25 से 30,000 नहीं करती तो हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। दूसरे सदस्यों का भी कहना है कि हम लोग 18 साल से न्यूनतम मानदेय पर काम कर रहे हैं और अब इतने मानदेय में गुजारा नहीं होता। जिसे एक संवाद पहुंचाना चाहता हूं कि अगर हम लोग की मानदेय सम्मानजनक नहीं हुई, हम लोग का सम्मान अगर नहीं मिला, तो हम लोग एक संघ के माध्यम से, मैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह एक संघ के माध्यम से सर को एक आगाह कर रहा हूं कि हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे देंगे अगर हमारा मानदेय सम्मानजनक नहीं हुआ। और अब खबर मोतिहारी से, जहां मोतिहारी के गोविंदगंज थाना इलाके में पुलिस ने मुन्ना सिंह और सुमन सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। घर पर कोर्ट के निर्देश के बाद इश्तेहार चस्पा किया गया। वहीं अभियुक्त मुन्ना सिंह के ऊपर 20,000 रुपए का इनाम भी है। पुलिस ने सरेंडर करने का समय दिया था, लेकिन आरोपी ने अब तक सरेंडर नहीं किया। कोर्ट के आदेश के बाद मुन्ना सिंह और सुमन सिंह के घर पर डुगडुगी बजाते हुए इश्तेहार चिपकाया गया। सरेंडर नहीं करने पर कोर्ट के द्वारा कुर्की का भी आदेश दिया जा सकता है। और चलिए अगली बड़ी खबर आपको पटना से दे, जहां रानी तालाब थाना क्षेत्र के बालू घाट में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। इनमें 4 पिस्टल, 3 राइफल, धारदार चाकू और पिस्टल राइफल की सैकड़ों कारतूस गोलियां बरामद की गई। और पुलिस ने मौके से एक बालू माफिया गौतम कुमार को गिरफ्तार किया है। गोल्डी पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से 4 मामले रानी तालाब थाना में दर्ज हैं। गोल्डी ही मुख्य सरगना है। ये बड़ी खबर आपको पटना के रानी तालाब से दे रहे थे, जहां पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। मास्टरमाइंड है पालीगंज क्षेत्र, विशेषकर रानी तालाब क्षेत्र में जो दबदबा कायम रखता है गोल्डी उर्फ जो गौतम है, इसको इसमें गिरफ्तार किया गया है। और इसका पूर्व में लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। रानी तालाब थाना में ही इस पर 4 मुकदमे दर्ज हैं, 13/22, 195/18, 67/12 और इसके अलावा 231/20 ये केस इस पर दर्ज हैं।
ये बालू माफिया के रूप में काम करता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए खबर मधुबनी से आपको दे, जहां तमंचे पर डिस्को का प्रोग्राम चल रहा था। सांस्कृतिक कार्यक्रम में लगातार हथियार लहराने का मामला देखने को मिल रहा था। अब अरेर थाना के परौल गांव से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां गणेश पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जिसमें डांसर के साथ एक युवक हाथ में हथियार लेकर उसको लहराता हुआ दिखाई दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस अब इस पूरे वीडियो की जांच कर रही है। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। ऑर्केस्ट्रा में हथियार लहराने का मामला है। अवैध हथियार के साथ ये वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। और आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे, जहां एक बार फिर से हथियार लहराने का मामला दिखा है। बताया जा रहा है कि ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था और वहां पर डांसर्स के साथ हथियार लहराया गया। इस युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि अवैध हथियार के साथ ये युवक कार्यक्रम में पहुंचा था। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। गणेश पूजा में तमंचे पर डिस्को किया गया, लेकिन सवाल ये है कि लगातार कार्रवाई के बाद भी हथियारों का प्रदर्शन क्यों नहीं रुक रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मधुबनी की है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बांका से आपको बड़ी खबर दे। पुलिस और बालू माफियाओं के बीच झड़प हुई, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई है, जिसमें एक बालू माफिया घायल बताया गया। सुइया थाना क्षेत्र के भूसी घाट पर अवैध बालू खनन की सूचना पर झाझा पुलिस वहां पहुंची। इस दौरान बालू माफिया ने पुलिस टीम पर हमला किया। इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई है, जिसमें बालू माफिया पिंटू यादव घायल बताया गया। पुलिस पर बालू माफियाओं के हमले का वीडियो भी सामने आया है। सीधे ले जाइए। उससे ये लोग क्रॉस कर रहे थे, जैसा बोला गया है कि शायद ये लोग अवैध खनन कर रहे थे। उसी में झाझा पुलिस वहाँ आई थी और झाझा पुलिस के साथ इनका झड़प हुआ है। तो शायद घटनास्थल सुइया तरफ आ चुका है और एक व्यक्ति के पैर में गोली लगने की बात सामने आई है। झाझा पुलिस द्वारा आवेदन दिया जा रहा है। और चलिए इसी खबर के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड दिखाएंगी मेरी सहयोगी शिप्रा झा।